हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज जो बाइक है जिसको हम लोग रिव्यू करने वाले हैं तो उसका नाम है बजाज पल्सर 200 RS 200 और दिस इज़ द करंट मॉडल ऑफ द वेरिएंट। सो इसका हम लोग आज शूट करेंगे और इसके रिव्यू देखेंगे। जो ओनरशिप रिव्यू है करंटली जो हमारे फ्रेंड है उन्होंने ये बाई करी है इसी साल, तो ओनरशिप रिव्यू जो भी होगा तो वी विल शूट दैट। और फिलहाल आप लोग इसके जो है सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। ये है करण भाई जिन्होंने ये परचेज़ करी है इसी साल ये बाइक। तो अब डिटेल में इनसे रिव्यू लेते हैं और देखते हैं कि क्या इन्हें फील करा पर्सनल लेवल पे इस बाइक के बारे में। सो करण भाई सबसे पहले बात करते हैं इसके पावर के बारे में। तो इसका सीसी वगैरह आप थोड़ा बताना चाहोगे? ये 200 सीसी की बाइक है। 200, हाँ ओके। अगर इसके पावर फिगर्स की बात करी जाए तो इसके जो टॉर्क है अप्रॉक्स 18.7 का है, 18.7। और BHP की बात करें तो लगभग वही 24-24 है ना? हाँ 24 है। हाँ, तो अब ये तो पावर फिगर्स की बात हो गई। तो आपने इसको पर्सनल लेवल पे कितनी दूर ले गए हो, या आप पहले बताओ कितने टाइम हो गया आपको परचेज़ करे हुए? इसको परचेज़ करे हुए हमें करीब 1.5 महीने का लमसम हो गया है। अच्छा, 1.5 महीने हो गए आपको। ओके, सो आप हाईवे गए हो या सिटी में ही चलाई है? हाईवे भी गए हैं, सिटी में चलाई है। तो अगर आप पर्सनल मतलब ओनरशिप रिव्यू के बेसिस में अगर बात करो तो हाईवे और मतलब सिटी लेवल पे क्या इसका आपने फील करा है इसकी पावर, तो उसके बारे में आप कहना चाहोगे? सिटी लेवल में तो इसके पावर में कोई दिक्कत नहीं आती है। हाईवे पे भी अगर आराम से चलना हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मतलब पावर इसकी बढ़िया है। सो मतलब आप जैसे ओवरटेक कर रहे हो हाईवे में या सिटी के अंदर, तो कभी ओवरटेक करते हैं हम लोग, हाईवे में अगर ओवरटेक कर रहे हो तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब कि कॉन्फिडेंस फील होता है या आपको लगता है कि आप बाइक अपनी परफॉर्मेंस में अभी भी मतलब कायम है? नहीं, ओवरटेक करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके टायर की चाहे ग्रिप की बात करें चाहे पावर की बात करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और इंजन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक लिक्विड कूल्ड इंजन है जिसमें अगर आप बताना चाह रहे थे कि अभी कुछ रेडिएटर का आपका इशू आ गया था। हाँ, इसमें कूलेंट असल में लीक करता है। सर्विस सेंटर में हम जा चुके हैं, वो कहते हैं हमारी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें टॉपअप करके भेज देते हैं, वो 2-4 दिन बाद फिर पूरा लीक कर जाता है। लेकिन मतलब कोई मतलब वो डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? हाँ, नहीं समझ पा रहे। ओके, सो ये अब ये तो इनका पर्सनल रिव्यू हो गया इस बेसिस पे रेडिएटर लीक कर रहा है। लेकिन अब जितने भी नंबर ऑफ़ केसेस आएंगे उसके बेसिस डिपेंड करेगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है कि क्या आपकी तरफ से कोई कमी हो रही है या जो भी। करण भाई आपने अभी बेसिकली अपना पावर फिगर्स बता दिए और पावर की मतलब कैपेसिटी क्या है बाइक की वो बता दी। तो अगर आपको उसके बेसिस में कोई लैगनेस लगती हो या डिसएडवांटेज तो आप बताना चाहोगे? हाँ, इसका जो इंजन है वो हीट असल में बहुत ज़्यादा हीट करता है। इस टाइम जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है तो इस हिसाब में इसकी हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। पहले की बाइक में हमें लगता है शायद कम थी, इसमें बढ़ गई है। ओके, मतलब जो RS पे हाँ, ओल्ड वेरिएंट आता था उसमें नहीं है? उसमें कम थी, इसमें ज़्यादा है। ओके। और मतलब इसमें आपको फ़िलहाल पावर फिगर्स और इंजन के हिसाब से ये सिर्फ एक डिमेरिट लगा कि हीटिंग इशू। हाँ, हीटिंग इशू है इसमें बस। बात करते हैं इसके ब्रेकिंग के बारे में। तो जैसा कि कंपनी जो क्लेम करती है सो ये है डुअल चैनल ABS, फ्रंट और मतलब रियर दोनों। और फ्रंट 2 पिस्टन इसका कैलिपर है और रियर तो सिंगल पिस्टन है। आप ब्रेकिंग के बारे में आप खुद पर्सनली क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? ब्रेकिंग के बारे में ही कहना चाहेंगे कि अगर हाई स्पीड पे हम रहते हैं तो इसका रियर ब्रेक में थोड़े समय कम पावर लगती है, जिसमें और सुधार होना चाहिए रियर ब्रेक में। फ्रंट ब्रेक तो एकदम सही है। तो ये जो आपने बताया रियर ब्रेक जो है उसके बारे में आपने बताया कि पावर कम लगती है, फील होती है। तो पुराना वेरिएंट आपने चलाया है? पुराने में हमने BS3 चलाया है। RS 200। तो उसमें
था ऐसा कुछ? उसमें भी ऐसा ही लगता था हमें। अच्छा, मतलब ये पूरे सेगमेंट में ही रियर हाँ। ब्रेक जो है वो थोड़ा डीमेरिट बेसिस पे है। हाँ, रियर ब्रेक। तो उसमें आप मतलब रियर ब्रेक जैसे आप हाईवे में मतलब क्रूज़ कर रहे हो या स्पोर्ट वेट मतलब मोड में दौड़ा रहे हो, तो आपको उसमें लगता है कि एक कॉन्फिडेंस की लैकिंग होती है। जैसे अगर हमें कभी इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ जाए तो थोड़ा लगता है कि हाँ, ब्रेक और अच्छे होने चाहिए थे। अच्छा, तो आप मतलब मेनली फ्रंट ब्रेक यूज़ करते हो हाँ, ज़्यादातर तो वही यूज़ करते हैं। और एबीएस है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती स्किड वगैरह की? नहीं, एबीएस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप मतलब ब्रेकिंग सिस्टम में आप बेसिकली कहना चाहते हो कि पीछे वाला ज़ीरो है? ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है। लेकिन मतलब आगे के मामले में आधा है। हाँ, आधा है। आगे वाले की अगर पावर 100% है तो पीछे वाले की 50%। 50% है। सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए तो फ्रंट वाला तो सबको पता है कि ये टेलीस्कोपिक है, वो तो और जन्मों से चला गया है। हाँ, और पीछे वाला जो है मोनोशॉक है। हाँ। तो उस आप सस्पेंशन के बेसिस में कैसे इस गाड़ी की चॉइस करते हो? और जैसे मतलब इसके पहले वाले वेरिएंट में क्या एडजस्टर आता था रियर सस्पेंशन? नहीं, मेरे ख्याल से रियर में नहीं आता था पीछे। तो अब आने लगा है। अब आने लगा है। अच्छा, तो आप पर्सनल लेवल पे क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे सस्पेंशन की वजह से? जिस हिसाब से इसमें चेंजेस करेगा ये, तो इसमें रेट चाहे और बढ़ा देते, लेकिन इसमें सुधार करना चाहिए था किस सस्पेंशन में? सस्पेंशन। तो मतलब फ्रंट आप किसकी फ्रंट की बात कर रहे हो? दोनों की बात कर रहे हैं। ओके, तो मतलब आपको उसमें रिजिडिटी लगती है, एक हाँ, हार्डनेस कहीं लगती है। जैसे गाड़ी में चलाते हैं, कहीं गड्ढा आ जाता है तो इसमें झटका तो फील होता ही है, और साथ में खटखट आवाज़ भी आती है मतलब सस्पेंशन से सस्पेंशन से। फ्रंट? हाँ, फ्रंट। तो मतलब आपने उसको कंपनी में दिखाया? हाँ, कंपनी वालों को कहना है कि ये कोई तो इशू नहीं है, ये होता ही है। मतलब वो जो साउंड है वो आएगी? हाँ, वो आएगी। ओके, तो पता नहीं इसका क्या इशू है। बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, जैसे चेसिस वगैरह हो गई या इसका वेट हो गया, सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह। तो कंपनी क्लेम जो है इसकी सीट हाइट अप्रॉक्स 157 है, सॉरी 800 mm है। 800। ये मेरी मिस्टेक हो गई, 800 mm जो इसका ग्राउंड वो है सीट हाइट, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 157 mm है अप्रॉक्स। ओके, और जो वेट वगैरह है तो इसका 167 अप्रॉक्स वेट है, जो कि ड्राई वेट है। मतलब अगर उसमें पेट्रोल और फ्यूल टैंक मतलब पूरा इंक्लूड कर लें, 30 लीटर की इसकी 30 फ्यूल टैंक लीटर है। कैपेसिटी है, तो अप्रॉक्स 180 पड़ गया। मतलब हाँ, 180 मतलब कर वेट टोटल नेट 180 वेट प्लस ही जाता है। बोल सकते हैं। तो अब आप इसके बारे में मतलब बिल्ड क्वालिटी और जो इसका एर्गोनॉमिक्स है, अब तो उसकी बात कर लेते हैं एर्गोनॉमिक्स। जैसे कि आप कंफर्ट कैसा फील करते हो इसको, लॉन्ग रूट पे जा रहे हो या शॉर्ट रूट पे, तो इसकी मतलब सीट की कंफर्ट और उसका मतलब पोस्चर, तो उसके बारे में आप कहना चाहते हो? लॉन्ग रोड की बात करें तो पल्सर में तो हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं समझ में आती है कि स्पोर्ट बाइक है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, लेकिन सीट हाँ थोड़ी इसमें सुधार होनी चाहिए। फ्रंट वाली? हाँ, फ्रंट वाली। फ्रंट रियर वाली को हम बात नहीं करना चाहेंगे, वो तो एकदम प्लास्टिक है। अच्छा, उसमें कोई मतलब बैठ नहीं सकता ज़्यादा लंबा नहीं बैठ सकता है। मतलब जैसे आपको लॉन्ग रूट जाना हो तो उसके लायक तो नहीं है? नहीं, पिलियन के लायक तो हम मेरे तरफ से तो नहीं। और तो बात करें अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो जैसे सिटी है तो उस पर कई गड्ढे होते हैं, तो आप उस पर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम है, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो उस पर आपको क्या प्रॉब्लम आती है मेनली? जैसे आप कहीं पास ऑन कर रहे हो? अगर हम सिंगल चला रहे होते हो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन पिलियन होता है तो छोटे छोटे ब्रेकर पे भी नीचे टच होती है गाड़ी। अच्छा, मतलब नीचे टच होती है हाँ, गाड़ी। हाँ, पिलियन है तो इस पर आप मतलब ये कहना चाहोगे कि उस पर आपको संभाल के चलानी चाहिए? हाँ, तब संभाल चलेंगे। मतलब धीमे कर दो ज़्यादा सही है। हाँ, तो उस पर जैसे आप टच हो जाती है नीचे, तो आप ऑडियंस को गाइड करना चाहोगे कि उस पर आप मतलब क्या मतलब उसमें नीचे जैसे कुछ लड़ गया हो तो टूट जाता है, या किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए जो नीचे? नहीं, मेरे साथ तो अभी टूटने लायक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ आदमी को जब पिलियन इसे बैठा हो तो धीमे चलानी चाहिए। अच्छा, नीचे लड़ी वही मतलब मेनली कंसर्न ये है कि नीचे से सम गार्ड होता है वो लड़ जाता है, या इसकी मतलब जो फाइबर बॉडी, प्लास्टिक बॉडी जो भी कहो, तो वो मतलब नीचे से लग सकती है, तो वो खड़ सकती है। हाँ, वो मेन इसका डिमेरिट ये है। तो आपने ये सब मतलब कुछ फेस किया ही नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं, अभी टूटना? नहीं फेस किया है। तो अगर वैसे भी अगर कुछ इसमें टूट जाए तो पूरी फेयरिंग बदलती होगी या कुछ पार्ट बदलते हैं? अब वो तो नीचे के हिसाब से है, हो सकता है कि आपका काम से फेयरिंग पूरी फेयरिंग बदलनी पड़े, हो सकता है पार्ट से भी हो जाए। अगर साइड पे कोई इफेक्ट आ रहा है तो फेयरिंग बदलनी पड़ेगी। और इसकी अगर मेनली पोस्चर की बात करी जाए तो आप अप्रॉक्स आपकी हाइट 6 फीट 1 6 कितनी है? 6'2" है। 6'2" है ना? हाँ।
तो इस पर आप किसको रिकमेंड करना चाहोगे बेसिकली, जैसे कि जिसका मन है बेसिकली बाइक लेने का? तो उसके लिए तो 5.5 से ऊपर होना चाहिए, मतलब अप्रॉक्स 5.5 फीट के ऊपर होना चाहिए हाँ, उसका उसके ऊपर हाइट। होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो इसका पोस्चर है, जैसे आप ऐसे बैठ रहे हो, हाँ तो जो इसका रिस्ट वाला सेक्शन है या जो भी, तो उस पर आप कुछ गाइडेंस देना चाहोगे कि मतलब कि प्रॉब्लम होती है या हाँ, ठीक है? लॉन्ग रोड पे जब चलते हैं मेरे ख्याल से करीब 70-80 किलोमीटर जब ट्रैवल कर लेते हैं तो हाथ में हल्का हल्का दर्द होता है। अच्छा, तो मतलब रिस्ट में इसमें इशू आते हैं, हाँ, तो उसके लिए आप कुछ गाइड करना चाहो यूज़र्स को? उसके लिए क्या ही गाइड कर सकते हैं, इसमें ग्रिप बढ़िया रखिए, कंफर्टेबल, और बीच बीच में थोड़ा स्टॉप लेते रहिए। अच्छा, सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस बाइक। और सबसे पहले हम लोग देखें तो लेफ़्ट से शुरू करें अगर, तो जो ऑयल का जो लेवल होता है तो उसको वो बताता है, इंडिकेटर, ऑयल इंडिकेटर है। अगर आप मतलब इसमें अगर कुछ भी इशू आ रहा है कि ऑयल लीक हो रहा है, ऑयल कम हो रहा है, तो चलती गाड़ी में भी ये साइन आएगा, जो कि अभी बंद गाड़ी में आ रहा है। और सबसे राइट में बात करें तो ABS का इंडिकेटर है और इंजन का परफॉर्मेंस और चेक लाइट है। तो ये वाली जो लाइट्स होती हैं ये हमेशा ऑफ हो जानी चाहिए चलने के बाद गाड़ी के, और ये एक हेल्दी साइन होता है। और अगर इसके मेनली इन्फो सिस्टम की बात करें तो सबसे लेफ़्ट में तो जो ये है वो है फ्यूल कैपेसिटी, और इसकी जस्ट ऊपर जो है वो RPM है, साइड स्टैंड इंडिकेटर है, टाइम बताता है, किलोमीटर है, ट्रिप A ट्रिप B, रोड, रेन, ऑफ रोड मोड्स हैं। भाई ये एवरेज बताता है क्या उसका? हाँ, ये एवरेज बताता है, लेकिन ये एवरेज सही नहीं बताता है। इसमें जो मेरा ट्रिप ए है आप देख सकते हैं 999.9 किलोमीटर है। ये ना इससे ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, कंपनी से सेट होके आया ये। अगर इसको हम चेंज करते हैं यहाँ से तो ये 191 है, ये सही बताता है। अच्छा, ट्रिप भी और ये सही बता रहा है, जो सही चीज़ है ये बताता है, ये मतलब proper चली है। पूरा ओडोमीटर है हाँ। पूरा 1420 किलोमीटर्स। ओके, और इसमें एक USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है, जो कि ओल्ड वेरिएंट से मतलब नहीं था है। इसमें, ओल्ड हाँ। वेरिएंट में नहीं आता था। हाँ, और इसमें मतलब अगर रोड, रेन, ऑफ रोड मोड्स जो भी हैं तो वो चेंज कैसे होते हैं और क्या है? इसके लिए आपको यहाँ पे बटन देखने को मिल जाता है, जो ओल्ड मॉडल में नहीं आता था, इसमें ऐड हुआ है। इसको जब आप यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो वहाँ पे मोड चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखने को आपको मिलता है कि यहाँ पे बटन मिल जाता है, जो कि पुराने मॉडल में नहीं आता था। ये मोड चेंज करने का बटन है। जब यहाँ पे आप डबल टैप करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं अभी ये रोड मोड पे है। इसको जब डबल टैप करेंगे तो ये रेन पे आ गया है। हम दोबारा करते हैं तो ऑफ रोड पे आ गया है। और मतलब ये जो बटन है बेसिकली सिर्फ मोड चेंज करने का बटन है। हाँ, केवल उसी का बटन। और इसमें मैं देख पा रहा हूँ शायद हैजार्ड लाइट है नहीं है, इसमें नहीं आती। और इसमें ये गियर इंडिकेटर भी है जो लेफ्ट में आप देख हाँ। सकते हो उधर। तो ब्लूटूथ ऐड हुआ है, उसमें आपको देख सकते हैं 10x10 नेविगेशन भी अब आने लग गया है, जो कि आपका मोबाइल में कनेक्ट होने के बाद ही बताता है। ओके, और ब्लूटूथ वाला फैसिलिटी आप क्या कह रहे हो जो इंक्लूड हुई है, तो क्या है वो? अब ब्लूटूथ वाली इसमें ये ऐड हुई है कि फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, जैसे कोई कॉल आती है या कोई छोटे मोटा कोई मैसेज आता है तो वो स्क्रीन पे दिख सकता है। और बाकी आप इसमें नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी ये चीज़ नोटिस करी, जो ऑन ऑफ करी आपने, मतलब चाबी को इग्निशन दिया गाड़ी को, तो ये जो ब्लिंकर्स हैं लेफ़्ट राइट में, ये येलो मतलब ब्लू, फिर उसके बाद पहले रेड जले थे, तो ये क्या है? तो इस समय ब्लू जल रहा, मतलब ये ब्लूटूथ पेयरिंग मोड पे है। ओके। और रेड जलता है तो वो गियर वो चेंज का होता है, ड्राइव पे है तो। और अगर खड़ी गाड़ी पे है तो आप देख सकते हैं इस समय ये किल स्विच ऑफ है, तो यहाँ पे आपको रेड दिखाएगा। ये इसको ऑन कर देते हैं किल स्विच, तो ये ब्लू पे आ जाएगा। ओके, लाइट्स के बारे में कि इसकी विजिबिलिटी कैसी है, और नाइट में आपको क्या इसका कॉन्फिडेंस फील होता है चलाने में, या हाईवे में, सिटी में, दोनों में? तो लाइट्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब इसकी पर्सनल लेवल पे बताऊं मैं तो लाइट तो इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, लेकिन डिज़ाइन के साथ अच्छी होने के साथ साथ इसकी विजिबिलिटी होना तो और अच्छी बात है, क्योंकि मेन फोकस तो उसका जो मतलब विजिबिलिटी आपकी वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब जो उसका एस्थेटिकनेस है कि दिखने में शार्प है, तो वो अच्छी बात है। तो आप क्या कहना चाहोगे? तो इसमें ये कहना चाहेंगे, जो पुराने मॉडल में जो हाइलोजन लाइट आती थी उसमें फिर थिवोलिन थोड़ा कम पसंद आती थी, तो अब इसमें चेंज हो गई है इसी मॉडल से। तो अब इसमें हाइलोजन हट के LED आ गई है, तो वो अब इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा उसका। तो
जो इसका मतलब इसमें आपको थ्रो मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, इसका लेकिन थ्रो ज़्यादा पुराने वेरिएंट से कंपेयर करें तो अच्छी अच्छी है थ्रो। उस टाइम के हिसाब से पुराने वेरिएंट में भी वो भी बढ़िया थी, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी है। और टेल लाइट की बात करें तो इसमें शायद इंटीग्रेटेड टेल लाइट्स आ गई हैं। हाँ, इंटीग्रेटेड आ गई हैं इसमें। देख सकते हैं आप यही देख सकते हैं इसमें यही लाइट जल रही है और इसी में ही इंडिकेटर भी आ गया है, जो कि मेरे हिसाब से तो कम सही लगता है। ओके, सो मतलब ये इसकी टेल लाइट है, इसी में इंटीग्रेटेड जो है वो इंडिकेटर्स आ गए हैं। ये ब्रेक का और लाइट का हो जाएगा और यही इंडिकेटर्स हो जाएंगे। सो मतलब अगर बात करें पुराने वेरिएंट के कंपैरिजन में, तो ये जो चेंज है फीचर का मतलब स्टाइल का बेसिकली, तो वो प्लस पॉइंट है या माइनस आपके हिसाब से? ये मेरे हिसाब से तो माइनस पॉइंट है। क्यों? वही पहले वाले में लुक ज़्यादा अच्छी लगती थी। अच्छा, लुक मतलब अलग था उसका। हाँ, उसका अलग था। उसमें बल्कनेस थी एक। हाँ, उसमें बल्कनेस। अब बात करते हैं जिसके बारे में ऑडियंस वेट कर रही है कि क्या इसका एवरेज होना चाहिए। तो ऑडियंस क्या बेसिकली जो भी बाइक लेने जाता है इसका सबसे पहले पूछता है कि एवरेज क्या है। तो कंपनी क्लेम तो कितना है इसका एवरेज है? कंपनी इसको क्लेम करती है 35 अगर आप खरीदने जाते हैं। ओके, तो कंपनी क्लेम तो करती है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम पर्सनली आपके जो ओनरशिप रिव्यू है उसके ऊपर जाएंगे। तो क्या है मतलब सिटी में इसका क्या एवरेज आता है? सिटी में हमने इसका अभी तक जो हाईएस्ट निकाला है 24 निकाला है। ओके, 24। तो मतलब आप अप्रॉक्स 35-40 की स्पीड में ही चल रहे होगे? हाँ, 50 के अंदर ही है, उसके ऊपर नहीं है? उसके ऊपर नहीं। तो मतलब सिटी में इसका एवरेज 24-25। 24। और अगर बात करें इसकी हाईवे की एवरेज तो कितना आप निकाल पाए हो? हमने उससे अभी तक निकाला है 36। 36। ओके, 36 आपने हाईवे पे निकाला है। हाँ, आप अप्रॉक्स किस स्पीड पे चले होगे? करीब वही 80-90। अगर 80-90 पे आप चलाओगे तो 36 अप्रॉक्स का एवरेज निकाल पाओगे इन हाईवे। और सिटी में अगर 40-50 चलोगे तो 26 अप्रॉक्स निकाल ही लोगे। हाँ, बात अगर एग्रेसिव आप चला रहे हो या रैश राइडिंग कर रहे हो तो उस पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन अगर आप फेयरली चला रहे हो तो इतना एवरेज तो जो ओनर है वो मतलब क्लेम कर रहा है। तो ये आप इस पर देख सकते हो। तो भाई अब इसकी बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो आपने मतलब कितने पे ली थी? एक शोरूम प्राइस अप्रॉक्स 181 या 187 है, कितना है? 187 है। 187 है। और जैसे ये कानपुर है तो फिलहाल इसमें ऑन रोड प्राइस अभी कितनी पड़ती इसमें सबको इंक्लूड अगर कर दें तो ये करीब पड़ती है 22 की। है? 122 की। ओके, और तो प्राइस की बात हो गई, इसकी एवरेज की बात हो गई। तो भाई अब फाइनली 222 122 बोल रहे हो? 222। अच्छा, तो ऐड कर लेते यार, करना पड़ेगा। तो इसकी मतलब ऑन रोड प्राइस आपको कितनी पड़ी थी? इसके ऑन रोड हमें पड़ी थी, सब कुछ इंक्लूड करते तो ये हमें पड़ी थी 222 की। 222 की। तो भाई अब फाइनली इसकी मतलब प्राइसिंग की बात हो गई, एवरेज की बात हो गई। तो अब बेसिकली इसकी मेरिट डिमेरिट बॉटम लाइन दे के वाइंड अप करते हैं। तो भाई इसके मेरिट्स के बेसिस पे मेरा एक क्वेश्चन भी है कि जैसे ऑडियंस है तो कौन कौन से ऐसे यूज़र्स हो सकते हैं जिनके ऊपर ये मतलब बाइक सूट करेगी इन द सेंस कि वो चलाएं और इसको मतलब जिस इसके इकोनॉमिक्स के हिसाब से उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, और उसके बाद किन ओनर्स को ये सूट करेगी बाइक हर सेंस में। तो मतलब क्या क्या जजमेंट आप देना चाहोगे इसके बेसिस पे? तो अगर ये आप लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो है तो 5.5 से ऊपर की उसकी हाइट होनी चाहिए और यंग बॉयज़ को ज़्यादा चलाते हैं। ओके, और मतलब हाइट 5.5 के ऊपर होनी चाहिए? हाँ, 5.5 के ऊपर होनी चाहिए। और हाइट के मतलब बाकी तो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, मेनली हाइट ही है जो आप जज करना चाहोगे। हाँ। उसके बेसिस पे ठीक है। तो इसके अगर मेरिट्स के बारे में बात करी जाए, और भी सेगमेंट मतलब इसी सेगमेंट में जैसे 200 सीसी है तो इसी रेंज में इसी प्राइस में और भी बाइक्स हैं जिसमें आपने मतलब देखा होगा। तो वो कौन कौन सी बाइक्स हैं और आपने यही क्यों ली? इसी में हम और देखने गए थे थोड़ा प्लस और हम बढ़ा के ड्यूक ले सकते थे, लेकिन इसका हमें फीचर ज़्यादा और लुक ज़्यादा अच्छा लगा था। मतलब इस अगर 200 में देखी जाए तो और NS 200 भी आती है शायद। हाँ, अगर बजाज में जाते हैं तो NS 200 आती है। हाँ, तो आप उस पर क्यों नहीं गए? मतलब RS 200 ये दोनों। हाँ, 200 सीसी दोनों है, लेकिन इसमें जो फ्रंट लुक मिलता है वो हमें देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो फेयरिंग है ये, और ऊपर से इसका हेडलाइट का थ्रो भी बढ़िया है। NS का नहीं है? NS का इससे थोड़ा डाउन जाता है। मतलब NS और NS 200 इसमें कंपेयर करें तो प्राइस अप्रॉक्स सेम ही है? नहीं, वो थोड़ी सस्ती पड़ती है। अच्छा, थोड़ी सस्ती पड़ती है और ये थोड़ा इसमें मतलब थोड़ी महंगी होने के बाद भी इसमें मतलब वो सब और इंक्लूड कर दिया, हाँ। फेयरिंग वगैरह और लाइट भी आप अच्छे से बता रहे हो। हाँ, अगर आप NS चलाते हैं तो आपको उसमें लाइट ऐड करवानी पड़ेगी। और फीचर्स की बात करें जैसे ब्लूटूथ है,
और ये USB सॉकेट है, USB सॉकेट तो आई गेस हो ही गई उसमें। हाँ, मीटर भी उसमें सेम ही अब मिल जाता है नए मॉडल से। ओके, और मतलब मेन डिफरेंस सिर्फ प्राइसिंग का है और नहीं, मतलब सिर्फ- लुक्स, हाँ लुक्स और प्राइसिंग। हाँ, मेन यही 2 चीज़ हैं। ओके, बाकी फीचर सब सेम मिल जाते हैं। ओके, और मतलब इसके मेरिट्स आप गिनाना चाहो तो क्या क्या हो सकते हैं? इसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ बताएं, रिएक्शन बढ़िया है। क्या मतलब आप कहीं भी बाइक लेके जा रहे हैं तो आदमी आपको देखेगा जरूर एक बार। मतलब रोड प्रेजेंस इसका Road बहुत presence अच्छा से है। ज़्यादा अच्छा मतलब करण भाई ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली इसका रोड प्रेजेंस जो है वो अलग है। मतलब अगर 200 सीसी की बाइक्स में डीमेरिट्स आप कम मतलब बताना चाहो ऑडियंस को तो वो भी कुछ होंगे, तो हाँ, वो क्या वो है? होंगे। सबसे बड़ा तो इसका माइलेज है। ओके, अगर आपको माइलेज निकालना है, सिटी में चलना, अच्छा माइलेज चाहिए, तो इसकी तरफ ना देखो, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, वो मतलब बहुत कॉशियस चलाओ कि तभी माइलेज निकलेगा। और आजकल की भागदौड़ दुनिया में आदमी कॉशियस होकर तक चला नहीं नहीं चला पाता, उसको पाएगा। काम ही चाहिए होता है, ज़्यादा हाँ। डायरेक्ट काम करे, तो माइलेज इसका कम है। माइलेज बहुत कम है उस हिसाब से। और हाईवे में भी कम कि आप चाहते हो कि थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो हाईवे पे ठीक है, जिस सीसी बाइक के हिसाब से वो ठीक है। और तो मेन डीमेरिट इसका एवरेज है। हाँ, एवरेज है। और लॉन्ग रूट पे अगर जाना है तो थोड़ा पल्सर आप कह सकते हैं। ओके, अगर एवरेज की मतलब जैसे आपको एवरेज देख के ही और दूसरी बाइक में जाना चाहे 200 सीसी में, तो आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हो किसमें जा सकते हैं? एनएस जा सकते हैं। एनएस में का एवरेज मतलब थोड़ा हाई है? हाँ, हाई है। ड्यूक जा सकते हैं। ओके, तो ये मतलब आपके ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप अगर ये ना लेना चाहते हो एवरेज के बेसिस में तो आप वो ले सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा ऐड ऑन करके लुक्स देखना चाहते हो तो ये ले सकते हो। तो ये करण भाई बताना चाहते हैं बेसिकली। और डीमेरिट्स, मुझे डीमेरिट्स तो नहीं कहोगे, थोड़ा छोटा सा फीचर ही है कि आजकल की जो भी लेटेस्ट सेगमेंट्स की बाइक आ रही हैं अब 1.5-2 साल से ही, तो उसमें हज़ार्ड लाइट का बटन होता है, तो इसमें ये वो नहीं है। तो मुझे वो एक शॉकिंग लगा कि वो क्यों नहीं है। हज़ार्ड लाइट तो मतलब बेसिकली नॉर्मल फीचर हो गया जो इंक्लूड मैंडेटरी हो गया हर गाड़ी में ही। हाँ। तो ये उसमें पता नहीं क्यों है, क्यों नहीं है। अगर आप 10-11 हज़ार इसमें देते हैं, ज़्यादा और लगाते हैं, तो आप जो 400 सीसी में जा सकते हैं बजाज की NS 400। NS 400, उसमें 1000 मिल जाता है और सीसी Power बढ़ी भी है, है। पावर तो बढ़ी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली दिस वाज द ओनरशिप रिव्यू बाय करण भाई, और इन्होंने अपना मतलब ट्रू रिव्यू है जो दिया है। और आई गेस बहुत सारी ऑडियंस के में होंगे ऐसे लोग जिनको और भी क्वेश्चंस होंगे, सो यू कैन मेंशन ओवर द कमेंट सेक्शन एंड करण भाई विल रिप्लाई श्योरली। तो बिल्कुल। जो भी है करण भाई बताएंगे। थैंक यू करण भाई, मिलते हैं नेक्स्ट साइड में।